हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लैंडमार्क केस जिसका नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2014 का एक केस था और ये केस की साइटेशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये केस जो है बहुत ही लैंडमार्क केस रहा क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की थी कि भी अगर पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो उस पुलिस ऑफिसर को क्या क्या जो पॉइंट्स है जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जब वो किसी पर्सन को अरेस्ट करता है। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस इशू किए थे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर। इस केस में अपीलेंट जो है वो अरनेश कुमार रहे थे और जो रिस्पोंडेंट है वो स्टेट ऑफ बिहार रहे थे एंड अदर्स थे। तो इस केस में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस डिस्कस किए गए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शन है 41, 41A, 57, 167 और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 क्लोज 2 इसके अंदर डिस्कस किए गए थे। ये जो केस है ये 2 जजेस बेंच केस रहा और हमारे ऑनरेबल जजेस का नाम मैंने वहाँ लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं कि भी क्या इशू था, क्या स्टोरी रही थी इस केस की, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन इशू की थी वो हम देखेंगे और उसी के अंदर मैं आपको ये सारे सेक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इन 2007 अरनेश कुमार की शादी होती है और शादी के कुछ समय बाद ही उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी वाइफ से डाउरी की डिमांड करते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स की डिमांड करते हैं जैसे पैसे और चीज़ों की। तो जब ये सारी बातें वो अपने हस्बैंड अरनेश को बताती है तो अरनेश भी अपने पेरेंट्स की ही साइड लेता है और अपनी वाइफ को ये धमकी देता है कि अगर उसने ये सारी बातें नहीं मानी तो वो सेकंड मैरिज कर लेगा और उसे घर से बाहर निकाल देगा। इन सब के बाद वो महिला जो है, जो अरनेश की वाइफ है, उन सब के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करती है अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सेक्शन 498A कहता है कि भी हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी, मतलब हस्बैंड या उस हस्बैंड के रिलेटिव्स जैसे माँ बाप हो गए या और भी कोई रिलेटिव अगर महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं, क्रूएल्टी के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये एक ऑफेंस होता है। इसमें 3 साल तक की सज़ा बताई गई और फाइन भी लगाया जा सकता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब इस ऑफेंस के अंदर थाने से बेल नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट से जाके ऑर्डर लेके आना पड़ेगा बेल का। नॉन कंपाउंडेबल मतलब इसमें कोई क्षमादान नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसमें भी 2 साल तक की सज़ा और फाइन इम्पोज किया जा सकता है। अब इस कंप्लेंट के बाद जो है अरनेश कुमार जो है एंटिसिपेटरी बेल की कोशिश करता है, एप्लीकेशन लगाता है जो रिजेक्ट कर दी जाती है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। फिर वो SLP का इस्तेमाल करता है, स्पेशल लीव पिटीशन, जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है, जो एक्सेप्ट कर ली जाती है। SLP वॉज एक्सेप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो इसमें ऑब्जर्व करती है कि भी पिछले कुछ सालों में 498A के जो केसेस है बहुत सारे फेक केसेस फाइल किए गए थे और ऐसी कंप्लेंट में जो है महिलाएं बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम डलवा देती है जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, जो शायद उस टाइम पे उस घर में रहें भी ना हो, कहीं विदेश में रहते हों या फिर जो बहुत ही बेड रिडन हो, जिनकी ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि भी वो किसी तरह की कोई क्रूएल्टी कर सके, लेकिन फिर भी उन लोगों को परेशान करने के लिए महिलाएं जो हैं 498 के केस में उन सबके नाम डलवा देती है। अब ये जो सेक्शन है ये बनाया गया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए, लेकिन जो है इसके मिसयूज़ होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है एक गाइडलाइन इशू करती है इस केस के अंदर। सेक्शन 498 जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट हुई है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन इशू करती है कि नो ऑटोमेटिक अरेस्टिंग अंडर सेक्शन 498A, मतलब अगर किसी पर्सन पे 498A की कंप्लेंट होती है तो ऑटोमेटिक उसे अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा कि यहाँ कंप्लेंट हुई तुरंत जाके उसे अरेस्ट कर लिया। और जब पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट करेगा तो उसको कुछ पॉइंट्स होंगे जो सेक्शन 41 ऑफ CRPC में बताया गया है कि जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसे वो सारे पॉइंट्स जो है वो फॉलो करने होंगे उस पर्सन को अरेस्ट करने से पहले। और पुलिस ऑफिसर को जो है एक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि
ये जो चार्जेस उसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं क्या ये जेन्युइन है भी या नहीं, या फिर ये कोई फेक केस है जो उसके अगेंस्ट बनाया जा रहा है। तो फुली सेटिस्फेक्शन के बाद ही उस पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए। और सेक्शन 41 एंड 41A, B एंड D ऑफ CRPC इनको पूरा फॉलो करने के बाद ही उस पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए। सेक्शन 41 में जो है एक चेकलिस्ट बताई गई है इन सेक्शन 41 क्लोज 1B(2) के अंदर, जिसमें बताया गया है कि भी पर्सन को अगर अर्जेंटली अरेस्ट करना है तो वो क्या क्या बेसिस होनी चाहिए। जैसे कि भी फर्दर ऑफेंस की भी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो जो पर्सन है कोई फर्दर ऑफेंस कर सकता है, कोई और ऑफेंस कर सकता है, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, या फिर टेम्परिंग एविडेंसेस कि भी वो जो पर्सन है वो एविडेंसेस के साथ कोई छेड़खानी कर सकता है, जिससे जो है ये जो केस है वो इफ़ेक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं। या फिर इंड्यूस थ्रेट और प्रॉमिस कि वो जो पर्सन है इंड्यूस थ्रेट और प्रॉमिस का इस्तेमाल कर सकता है विटनेसेस को परेशान करने के लिए या कुछ भी ऐसा। और अगर इन सारे ग्राउंड्स के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि भी उसे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे वो सारे रीज़न्स जो है मेंशन करने पड़ेंगे कि भी क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से है उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है या फिर करने की ज़रूरत नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 41A ऑफ CRPC कि वो उस पर्सन को नोटिस इशू कर सकती है। जब भी इन्वेस्टिगेशन में उस पर्सन की ज़रूरत होगी, सवाल जवाब करने की ज़रूरत होगी, तो उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर के पास आना पड़ेगा, वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी पड़ेगी। अब जो चेकलिस्ट उसने पुलिस ऑफिसर ने प्रिपेयर की थी कि भी उस पर्सन को क्यों अरेस्ट किया जाना चाहिए या फिर क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ये जो चेकलिस्ट है ये मजिस्ट्रेट के पास सेंड करने की जो ड्यूटी है वो उस पुलिस ऑफिसर की होती है। और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भी पुलिस ऑफिसर ने उस पर्सन को गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया या फिर ज़रूरत नहीं थी अरेस्ट करने की, वो सिर्फ उसे परेशान करने के लिए उसको अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जा सकता है। अब जो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है इस केस में, वो सिर्फ सेक्शन 498A या सेक्शन 4 के केसेस में ही नहीं लगाई जा सकती है, और भी जो केसेस हैं जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है उस पर भी फॉलो की जा सकती है। अब अरेस्टेड पर्सन के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 22 क्लोज 2 में बताए गए हैं। उस पर मेरी वीडियो आप देखिएगा, उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब सेक्शन 57 ऑफ CRPC कहता है कि जो पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है उसे विदिन 24 आवर्स के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ये मैंडेटरी है। 24 आवर्स से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें ये लिमिट जो है क्रॉस हो सकती है। अब सेक्शन 167 ऑफ CRPC ये कहता है अगर एक्यूज्ड को 24 आवर्स से ज़्यादा का अगर उसे डिटेंशन में रखना है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आप उसे 24 घंटे से ज़्यादा डिटेंशन में, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए बिना नहीं रह सकते हैं, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इशू की, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि भी इस सेक्शन 498 का बहुत मिसयूज़ किया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता था, उनके रिलेटिव्स को अरेस्ट कर लिया जाता था, और बाद में जब वो प्रोसीजर चलता था और ये पता चलता था कि भी उस पर्सन ने कुछ किया ही नहीं है, महिला ने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह के कंप्लेंट उनके अगेंस्ट फाइल की थी, तो ये एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है उन लोगों की फैमिली के ऊपर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की थी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।